जय हिंद फ्रेंड्स, मैं बलराम सिंह आपसे दोस्तों का अपने यूट्यूब चैनल इग्नाइट पीक एकेडमी में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ और आनंद होंगे। पिछली क्लास में हम लोगों ने वर्नर सिद्धांत के बारे में अध्ययन किया था। आज की क्लास में हम जानेंगे कि उपसहसंयोजन यौगिकों के नामकरण के क्या नियम होते हैं। तो उपसहसंयोजन यौगिकों का जो नामकरण का पहला नियम है, ये है आयनों के नामकरण का क्रम। तो सबसे पहले हम हेडिंग डाल देंगे कि आयनों के नामकरण का क्रम। आयनों के नामकरण का क्रम। आयनों के नामकरण का क्रम। तो किसी भी संकुल यौगिक का नाम लिखते समय सबसे पहले हम धनात्मक आयन का नाम लिखते हैं, उसके बाद में हम ऋणात्मक आयन का नाम लिखते हैं। तो इसमें हम लिखेंगे कि किसी भी संकुल यौगिक का, किसी भी उपसहसंयोजन यौगिक कहो या संकुल यौगिक कहो, दोनों एक ही होते हैं, इसे संकर यौगिक भी कहते हैं। किसी भी संकुल यौगिक का नाम लिखते समय, नामकरण करते समय, किसी भी संकुल यौगिक का नामकरण करते समय सबसे पहले धनात्मक आयन का नाम लिखा जाता है। सबसे पहले धनात्मक आयन का नाम लिखा जाता है। सबसे पहले धनात्मक आयन का नाम लिखा जाता है। उसके बाद में हम ऋणात्मक आयन का नाम लिखते हैं। जैसे इसे हम एक एग्जाम्पल के द्वारा समझ सकते हैं। जैसे हम एक संकुल यौगिक ले लेंगे K4FeCl6। इसमें जो पोटेशियम है ये आपका एक धनात्मक आयन है, इसलिए जब हम इस संकुल यौगिक का नाम लिखेंगे तो सबसे पहले उस धनात्मक आयन का नाम लिखेंगे, यानी पोटेशियम का नाम लिखेंगे। तो सबसे पहले हो जाता है पोटेशियम। फिर उसके बाद में हम आते हैं लिगेंड पे, और लिगेंड का नाम लिखने से पहले हम उसकी संख्या को लिखते हैं। तो लिगेंड की संख्या दी गई है 6, और 6 के लिए हम लिखेंगे हेक्सा। और जो आपका CN है ये एक ऋणात्मक लिगेंड है, इस पर -1 चार्ज होता है। तो जब भी कोई ऋणात्मक लिगेंड किसी केंद्रीय धातु परमाणु से जुड़ता है तो उसका नामकरण करते टाइम उसके नाम के अंत में O वर्ड जोड़ देते हैं या O लेटर जोड़ देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा पोटेशियम हेक्सासाइनो। और जब कोई ऋणात्मक लिगेंड केंद्रीय धातु परमाणु से जुड़ा होता है तो केंद्रीय धातु परमाणु का नाम लिखने के बाद उसके अंत में हम 8 शब्द जोड़ देते हैं, 8 जोड़ देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट। क्या हो जाएगा, पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट हो जाएगा। और फिर उसके बाद में फेरेट की ऑक्सीकरण संख्या लिखेंगे। तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या कैसे निकालते हैं, केंद्रीय धातु परमाणु की हमेशा ऑक्सीकरण संख्या निकाली जाती है। जिसकी ऑक्सीकरण संख्या निकालना होगा उसे हम x मानते हैं। और एक पोटेशियम पर एक प्लस चार्ज होता है, CN पर आपने -1 लिख ही लिया है। अब 4 पोटेशियम है तो 4 का 1 से गुणा करवाएंगे, प्लस Fe पर x है, प्लस 6 और CN पर कितना है, -1 है, इक्वल टू क्या कर देना 0। अगर यहाँ पे ब्रैकेट के बाहर 3 - 2 प्लस ऐसा कोई चार्ज लगा होता तो यहाँ इक्वल टू के बराबर में उस चार्ज को लिखते हैं। अगर कोई चार्ज यहाँ पे नहीं लिखा है तो इक्वल टू के बराबर में आपको क्या लिखना है, 0 लिखना है। अब 4 का 1 से गुणा करेंगे 4 आएगा, प्लस x, 6 का 1 से गुणा तो प्लस माइनस माइनस, 6 का 1 से गुणा 6 हो जाएगा बराबर 0। x 4 से 6 जाएगा, -2 बचेगा बराबर 0। यहाँ से जब x का मान निकालेंगे -2 इक्वल टू की दूसरी साइड में आएगा तो +2 हो जाएगा। यानी x आपने माना था Fe की ऑक्सीकरण संख्या जो निकली है +2। और हमेशा संकुल यौगिक में जब भी हम केंद्रीय धातु परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या लिखते हैं तो वो ब्रैकेट के अंदर लिखी जाएगी और रोमन अंक में लिखी जाएगी। तो 2 को हम रोमन अंक में लिखेंगे, ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे। ये आपका इस संकुल यौगिक का नामकरण हो गया।
अब इसे आप लोग नोट कर सकते हैं। तो अब हम बात करेंगे लिगेंडों का नामकरण। धनात्मक आयन के नामकरण के बाद में संकुल यौगिक में जब हम नामकरण की प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हैं तो उसके बाद में लिगेंड का नामकरण किया जाता है। अब लिगेंड आवेश के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं। पहला धनायनिक लिगेंड, दूसरा ऋणायनिक लिगेंड और तीसरा उदासीन लिगेंड। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि धनात्मक आयनों के नामकरण के बाद धनात्मक आयनों के नामकरण के बाद लिगेंडों का नामकरण किया जाता है। धनात्मक आयनों के नामकरण के बाद लिगेंडों का नामकरण किया जाता है। फिर हम लिखेंगे कि विभिन्न प्रकार के लिगेंडों के नामकरण का क्रम निम्नलिखित है। यानी धनात्मक आयनों के नामकरण के बाद में हम लिगेंड के नामकरण को शुरू करते हैं। अब जो लिगेंड है वो आवेश के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं, धनात्मक, ऋणात्मक और उदासीन। तो विभिन्न प्रकार के लिगेंडों का नामकरण का क्रम निम्नलिखित है। यानी हम जानेंगे कि धनात्मक लिगेंड के नामकरण का क्या क्रम होता है, फिर उदासीन लिगेंड में क्या होता है और ऋणात्मक लिगेंड में क्या होता है। तो सबसे पहले हम इसमें जो हेडिंग डालेंगे वो डालेंगे उदासीन लिगेंड। सबसे पहली हेडिंग डालना है उदासीन लिगेंड। उदासीन लिगेंड का जो नाम लिखते हैं वो अणु की तरह से लिखते हैं। जैसे एथिलीन डाई एमीन को शॉर्ट में EN से प्रदर्शित करते हैं। फिर उसके बाद में आपका जो कार्बोनिल है, जो CO है, उसे हम कार्बोनिल कहते हैं। फिर जो इसमें जल है, अगर वो लिगेंड के तरीके से बिहेव करता है तो जल को एक्वा से प्रदर्शित किया जाता है। और अगर NH3 यानी जो अमोनिया है वो लिगेंड की तरह से किसी भी संकुल यौगिक में कार्य करता है तो उसे एमीन कहा जाता है। तो यहाँ पे लिखना है कि उदासीन लिगेंड का नामकरण अणु की तरह से करते हैं या अणु की तरह किया जाता है। जैसे उदासीन लिगेंड का नामकरण अणु की तरह किया जाता है। जैसे CO को कार्बोनिल तथा इसका स्ट्रक्चर होता है CH2NH2 जैसे तथा CH2 सिंगल बॉन्ड NH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड NH2 को एथिलीन डाई एमीन जिसे संक्षेप में EN से प्रदर्शित करते हैं। जिसे संक्षेप में EN से प्रदर्शित करता है, लिखा जाता है। यानी जैसे CO को कार्बोनिल तथा CH2 सिंगल बॉन्ड NH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड NH2 को एथिलीन डाई एमीन जिसे संक्षेप में EN से प्रदर्शित किया जाता है,
से लिखा जाता है। इसी तरीके से अगर जल जो आपका H2O है ये लिगेंड की तरह से किसी भी संकुल यौगिक में आए तो H2O को एक्वा तथा NH3 को एमीन से लिखा जाता है। H2O को एक्वा तथा NH3 को एमीन से लिखा जाता है। यहाँ पे आप लिख सकते हैं इसके अलावा H2O को एक्वा तथा NH3 को एमीन से लिखते हैं। ये आपका हो गया लिगेंड के नामकरण के क्रम में। सबसे पहला जो आपका उदासीन लिगेंड है इसे अणु की तरह से लिखते हैं, जैसे CO को कार्बोनिल से लिखा जाता है, और जो आपका एथिलीन डाई एमीन होता है जिसे शॉर्ट में EN से लिखते हैं, इसे EN से प्रदर्शित कर दिया जाता है। इसके अलावा जो H2O है उसे एक्वा से और NH3 को एमीन से लिखते हैं। अब इतना आप लोग नोट कर लीजिए। फिर उसके बाद में हम बात करेंगे कि धनात्मक लिगेंड जो आपके होते हैं या जो धनायनिक लिगेंड होते हैं उनका नामकरण कैसे करते हैं। इसके बाद में अगली हेडिंग डाल देना है धनायनिक लिगेंड। धनायनिक लिगेंड यानी इसका दूसरा पार्ट है धनायनिक लिगेंड। धनायनिक लिगेंड किसी भी संकुल यौगिक में बहुत कम आपको नजर आएंगे, बहुत कम मिलते हैं। इनका नाम लिखने के लिए इनके नाम के अंत में IUM जोड़ दिया जाता है, यानी EM शब्द जोड़ दिया जाता है। तो इसमें हम लिखेंगे कि धनायनिक लिगेंड सामान्यतः संकुल यौगिकों में इनकी मात्रा कम होती है। धनायनिक लिगेंड प्रायः संकुल यौगिक में अधिक नहीं मिलते हैं। धनायनिक लिगेंड सामान्यतः संकुल यौगिकों में अधिक नहीं मिलते हैं। इनका नामकरण करते समय इनके नाम के अंत में IUM जोड़ देते हैं। जैसे इसे हम एग्जाम्पल से समझेंगे, जैसे NO+ को नाइट्रोसोनियम तथा NO2+ को नाइट्रोनियम से लिखा जाता है। यानी जो धनायनिक लिगेंड है ये संकुल यौगिकों में बहुत कम मात्रा में पाए जाते हैं। ये संकुल यौगिकों में इनकी उपस्थिति बहुत कम होती है। इनका जब नामकरण करते हैं तो इनके नाम के अंत में IUM जोड़ दिया जाता है। इस तरीके से जैसे NO+ है, नाइट्रोसो होता है, लेकिन इसमें EN शब्द जोड़ दिया गया यानी IUM जोड़ दिया गया तो बन गया नाइट्रोसोनियम। इसी तरीके से जो NO2+ है इसके नाम के अंत में भी IUM जोड़ दिया गया तो ये बन गया आपका नाइट्रोनियम। इसी तरीके से अब हम अगली हेडिंग डाल देंगे जो इसका ऋणायनिक लिगेंड होता है उसका नामकरण किस तरीके से किया जाता है। ऋणायनिक लिगेंड ये हेडिंग डाल देना है।
जो रणसायनिक लिगेंड है इसका जब हम नाम लिखते हैं तो इसके नाम के अंत में ओ जोड़ दिया जाता है। जैसे आपका हो जाता है क्लोरो, फ्लोरो, ब्रोमो, आयोडो। ऐसे दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, क्लोराइडो, ब्रोमाइडो, आयोडो, फ्लोराइडो, साइनो, एसीटेटो। ये इसके नाम हो जाते हैं, ये इसका नामकरण हो जाता है। तो इसमें लिखेंगे कि यदि किसी संकुल यौगिक में रणसायनिक लिगेंड केंद्रीय धातु परमाणु से जुड़ा है, केंद्रीय धातु परमाणु या केंद्रीय धातु आयन से जुड़ा है, तो उसके नाम के अंत में ओ लगा देते हैं। जैसे Cl- को क्लोराइडो या क्लोरो भी कह सकते हो, Cn- को साइनो, C2O4 2 माइनस को ऑक्सीलेटो आदि से लिखा जाता है। यानी रणसायनिक लिगेंड क्या है? यदि किसी संकुल यौगिक में रणसायनिक लिगेंड केंद्रीय धातु परमाणु से जुड़े हैं तो उनका नामकरण करते समय उनके नाम के अंत में ओ लगा देते हैं। जैसे आपका Cl- को क्लोरो या क्लोराइडो लिख सकते हैं, I- को आयोडो लिख सकते हैं, और Br- को ब्रोमो या ब्रोमाइडो लिख सकते हैं। इसी तरीके से Cn- को साइनो, और जो आपका C2O4 होता है 2 माइनस, इसे हम लिखते हैं ऑक्सीलेटो से। अब इसे आप लोग नोट कर लेंगे। फिर इसके बाद में हम जानेंगे कि लिगेंडों की संख्या का जो नामकरण है उसे कैसे किया जाएगा, या लिगेंडों की संख्या को कैसे लिखेंगे। अगली हेडिंग डाल देना है लिगेंडों की संख्या। अब हेडिंग पड़ेगी लिगेंडों की संख्या। यानी ये आपका तीसरी हेडिंग हो जाएगी लिगेंडों की संख्या। यदि किसी संकुल यौगिक में एक ही प्रकार के 2 या 2 से अधिक लिगेंड होते हैं तो उनके नाम से पहले हम डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा आदि शब्द यूज करते हैं। तो इसमें हम लिखेंगे कि यदि किसी संकुल यौगिक में दो या दो से अधिक समान प्रकार के लिगेंड उपस्थित होते हैं, तो उनके नाम के अंत में उनके नाम से पहले डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा आदि शब्द प्रयोग करते हैं, आदि शब्द लगा देते हैं या आदि शब्द प्रयोग करते हैं। जैसे हम एक एग्जांपल यहाँ पे लेंगे। जैसे K3
FeCN6। यहाँ पे जो आपका लीगेंड है, जो आपका CN लीगेंड है, इसकी संख्या कितनी है? इसकी संख्या 6 है। तो इसका जब हम नाम लिखेंगे तो 6 को लिखेंगे हेक्सा, और फिर उसके बाद में हम लीगेंड का नाम लिखेंगे साइनो। यानी इसका अगर हम नामकरण करें तो ये आपका धनायनिक तत्व है, ये आपका धनात्मक आयन है, तो इसका नाम पहले लिखेंगे पोटेशियम। फिर उसके बाद में हम आते हैं लीगेंड पे, तो लीगेंड का नाम लिखने से पहले उसकी संख्या को लिखते हैं। लीगेंड की संख्या है 6, 6 को लिखेंगे हम हेक्सा। फिर लीगेंड का नाम लिखेंगे CN। CN एक ऋणात्मक लीगेंड है, इसलिए इसके नाम के अंत में O लगा देते हैं, तो हो जाएगा हेक्सा साइनो, वो आ गया। फिर अगर जो आपका केंद्रीय धातु परमाणु है ये किसी ऋणात्मक लीगेंड से जुड़ता है तो उसके नाम के अंत में एट जोड़ देते हैं, तो ये फेरस से क्या बन जाएगा? ये फेरस से बन जाएगा फेरेट। और फिर फेरस की जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो कितनी आ जाएगी? तो K पर होता है +1, जिसकी ऑक्सीडेशन नंबर निकालना होता है उसे हम मानते हैं X। CN पर होता है -1। अब ये हो जाएगा 3 का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, X है, +6 का -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, इक्वल टू में 0 मान लेंगे। ये हो जाएगा 3 1 जा 3 प्लस x प्लस माइनस माइनस 6 1 जा 6 इक्वल टू 0। यहाँ पे 3 से -6 जब हम माइनस करेंगे तो आएगा माइनस का 3 इक्वल टू 0। यहाँ से x आ जाएगा प्लस का 3। x कितना आएगा? प्लस का 3। और जब भी हम किसी भी संकुल यौगिक में केंद्रीय धातु परमाणु की ऑक्सीडेशन नंबर लिखते हैं तो हमेशा ब्रैकेट के अंदर और रोमन अंक में लिखी जाएगी। ये आपका 3, इस तरीके से हम रोमन में लिख देंगे 3rd, और यही आपका इस संकुल यौगिक का नाम हो जाएगा। यानी यहाँ पे जो लीगेंड की संख्या आती है उसे हम ग्रीक संख्या से लिखते हैं। फिर इसके बाद में अगली हेडिंग पड़ेगी लीगेंडों के नामकरण का क्रम। लीगेंडों के नामकरण का क्रम, यानी किसी संकुल यौगिक में एक से अधिक लीगेंड आ जाए तब उसका नामकरण किस तरीके से किया जाएगा ये जानेंगे। तो लीगेंडों के नामों का क्रम या लीगेंडों के नामकरण का क्रम, चौथी हेडिंग पड़ेगी लीगेंडों के नामों का क्रम। लीगेंडों के नामों का क्रम। अगर किसी संकुल यौगिक में एक से अधिक लीगेंड उपस्थित हों तो उनका जो नाम हम लिखते हैं वो अंग्रेजी के वर्णमाला के क्रम के अनुसार लिखते हैं। जैसे इसे हम एक एग्जांपल समझेंगे। तो सबसे पहले हम इसमें लिखेंगे यदि किसी संकुल यौगिक में एक से अधिक लीगेंड उपस्थित हों, एक से अधिक लीगेंड उपस्थित हों, एक से अधिक लीगेंड उपस्थित हो तो उनका नामकरण अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम के आधार पर करते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम के आधार पर करते हैं। क्रम के आधार पर करते हैं। जैसे हम इसे एक एग्जाम्पल के द्वारा समझ सकते हैं। Cr, जैसे Cr H2O का होल 5 Cl और Cl2। अब इसमें यहाँ पे आपको दो लीगेंड नजर आ रहे होंगे। एक तो आपका जो एक्वा है, जल है, ये लीगेंड है, और दूसरा आपका जो क्लोरीन है ये भी लीगेंड के तरीके से है। अब दोनों में से किसका नाम पहले लिखेंगे? तो हम अंग्रेजी में इसका दोनों का नाम लिखेंगे और देखेंगे कि इन दोनों के नाम का जो पहला वर्ड है वो अंग्रेजी के वर्णमाला में किस वर्ड का जो नाम है वो पहले आता है। जैसे H2O को लिखते हैं एक्वा और Cl को लिखेंगे क्लोरो।
Cl को लिखेंगे फ्लोरो। यहाँ पे इसका जो पहला वर्ड है वो A है और इसका जो पहला वर्ड है वो C है। तो अंग्रेजी के वर्णमाला में A पहले आता है, C बाद में आता है, इसलिए पहले हम एक्वा को लिगेंड मानेंगे, पहले हम एक्वा का नाम लिखेंगे। पहले किसका नाम लिखेंगे? पहले हम एक्वा का नाम लिखेंगे, यानी अब इसका नाम हो जाएगा पेंटा, क्योंकि 5 है, किसी भी लिगेंड का नाम लिखने से पहले उसकी संख्या को लिखते हैं और 5 के लिए क्या हो जाएगा? पेंटा। फिर H2O को लिखते हैं हम एक्वा। फिर उसके बाद में ये आपका जो दूसरा लिगेंड है Cl, इसका नाम लिखेंगे क्लोरो। क्लोरो ये ऋणात्मक लिगेंड है तो नाम के अंत में O आएगा और H2O को एक्वा ही लिखते हैं। फिर आपका आएगा क्रोमियम, क्या आएगा? Cr को क्या लिखेंगे? Cr को लिखेंगे क्रोमियम। और क्रोमियम क्या है? केंद्रीय धातु परमाणु है, यानी इसका ऑक्सीडेशन नंबर। फिर जो आपका Cl2 है, ये क्या है? ये एक ऋणात्मक आयन है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? इसका नाम हो जाएगा क्लोराइड। यहाँ पे एक बात याद रखिएगा कि अगर यही Cl ब्रैकेट के अंदर होता तो ये क्लोरो होता, ये क्या हो जाता? क्लोरो हो जाता। लेकिन जैसे ये ब्रैकेट के बाहर हुआ, इसका नाम क्या हो गया? क्लोराइड। अगर ये ब्रैकेट के अंदर होता, 2 लगा होता, तो लिखते डाई क्लोरो, क्योंकि किसी भी लिगेंड का नाम लिखने से पहले उसकी संख्या को लिखते हैं। तो ये इसका नाम हो जाएगा पेंटा एक्वा क्लोरो क्रोमियम क्लोराइड। अब क्रोमियम की ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, तो जो आपका H2O है ये अणु जैसे बिहेव करता है, यानी उदासीन लिगेंड है, तो इस पर 0 चार्ज होता है, Cl पर -1 होता है, यहाँ पे भी Cl पर -1 होगा, तो यहाँ पे -2 और ये -1 यानी -3 और -3 इक्वल टू के दूसरी साइड में जाएगा तो +3, यानी Cr की जो ऑक्सीडेशन नंबर निकलेगी वो 3 निकलेगी। और केंद्रीय धातु परमाणु के जो ऑक्सीकरण संख्या को हम लिखते हैं ब्रैकेट के अंदर रोमन में लिखते हैं, यानी ये हो जाएगा 3rd। अब इसे आप लोग नोट कर लीजिए। तो अब हम जानेंगे केंद्रीय धातु परमाणु का नामकरण कैसे किया जाता है। केंद्रीय धातु परमाणु का नामकरण करने के लिए सबसे पहले हम ये देखते हैं कि उस केंद्रीय धातु परमाणु से किस प्रकार के लिगेंड जुड़े हुए हैं। अगर उस केंद्रीय धातु परमाणु से कोई धनात्मक लिगेंड या उदासीन लिगेंड जुड़ा हुआ है तो उसका नाम उसके साधारण नाम से लिखा जाता है, यानी उसके सामान्य नाम से हम उसको प्रदर्शित कर देते हैं। परंतु यदि किसी केंद्रीय धातु परमाणु से कोई ऋणात्मक लिगेंड जुड़ा हुआ है तो उसके सामान्य नाम के अंत में हम एट जोड़ देते हैं। जैसे इसे हम एग्जाम्पल के द्वारा समझेंगे, या पहले हम इसमें लिख डालेंगे, यानी केंद्रीय धातु परमाणु का नामकरण कैसे होता है पहले हम ये जानेंगे। तो इसमें लिखेंगे कि केंद्रीय धातु परमाणु का नामकरण करते समय सबसे पहले हम यह देखते हैं कि उससे जुड़े लिगेंड की प्रकृति क्या है, लिगेंड की प्रकृति कैसी है, उससे जुड़े लिगेंड की प्रकृति कैसी है। यदि कोई धनात्मक या उदासीन लिगेंड केंद्रीय धातु परमाणु से जुड़ा है तो केंद्रीय धातु परमाणु को उसके सामान्य नाम द्वारा लिखते हैं, परंतु यदि कोई
ऋणात्मक लिगेंड उपस्थित है, ऋणात्मक लिगेंड उपस्थित है, परंतु यदि कोई ऋणात्मक लिगेंड उपस्थित है तो केंद्रीय धातु परमाणु के नाम के अंत में, तो केंद्रीय धातु आयन कह सकते हैं, तो केंद्रीय धातु आयन के नाम के अंत में, नाम के अंत में 8 ATE जोड़ देते हैं, 8 जोड़ देते हैं, 8 जोड़ देते हैं, 8 जोड़ देते हैं। इसके साथ ही धातु आयन के या केंद्रीय धातु आयन के नाम के तुरंत बाद, इसके साथ ही केंद्रीय धातु आयन के नाम के तुरंत बाद उसकी ऑक्सीकरण संख्या को, ब्रैकेट के अंदर रोमन अंक में लिखते हैं, यानी आपको एक बात ये भी याद रखना है कि किसी भी संकुल यौगिक में जो ऑक्सीकरण संख्या निकलेगी वो सदैव केंद्रीय धातु परमाणु की निकलेगी। तो केंद्रीय धातु परमाणु के नामकरण में हमने क्या जाना कि केंद्रीय धातु परमाणु का नामकरण करते समय सबसे पहले हम यह देखते हैं कि उससे जुड़े लिगेंड की प्रकृति कैसी, यानी धनात्मक लिगेंड जुड़ा है कि ऋणात्मक लिगेंड जुड़ा है या उदासीन लिगेंड जुड़ा है। यदि कोई धनात्मक या उदासीन लिगेंड केंद्रीय धातु परमाणु से जुड़ा है तो केंद्रीय धातु परमाणु को उसके सामान्य नाम द्वारा लिखते हैं, यानी अगर कोई धनात्मक या उदासीन लिगेंड उससे जुड़ा है तो उसके नाम में कोई फर्क नहीं पड़ता है। परंतु यदि कोई ऋणात्मक लिगेंड उपस्थित है तो केंद्रीय धातु आयन के नाम के अंत में 8 जोड़ देते हैं। लेकिन अगर केंद्रीय धातु परमाणु से कोई ऋणात्मक लिगेंड, कोई ऋणायनिक लिगेंड जुड़ा है तो उसके नाम में परिवर्तन हो जाता है, यानी उसके नाम के अंत में हम 8 जोड़ देते हैं। फिर इसके साथ ही केंद्रीय धातु आयन के नाम के तुरंत बाद उसकी ऑक्सीकरण संख्या को ब्रैकेट के अंदर रोमन अंक में लिखते हैं, यानी चाहे वो धनात्मक लिगेंड हो या उदासीन लिगेंड हो या ऋणायनिक लिगेंड हो जो केंद्रीय धातु परमाणु से जुड़ा हुआ है, जैसे ही हम केंद्रीय धातु परमाणु का नाम लिखेंगे उसके तुरंत बाद आपको उसकी ऑक्सीकरण संख्या का मान लिखना होता है, उसकी ऑक्सीकरण संख्या लिखनी होती है और ऑक्सीकरण संख्या को सदैव रोमन अंक में लिखेंगे। इतना आप लोग याद रखिएगा। अब इसे आप नोट कर सकते हैं कि एग्जाम्पल को हम समझ लेंगे। एक ऋणात्मक लिगेंड को लेकर के उसके नाम के अंत में कैसे 8 लगता है ये हम देखेंगे। इसके एग्जाम्पल को देखेंगे कि कैसे इसके नाम में 8 लग जाता है जब कोई ऋणात्मक लिगेंड केंद्रीय धातु परमाणु से जुड़ा होता है। तो जैसे K3Al C2O4 का होल थ्राइस, ये आपका एक संकुल यौगिक दिया गया है और कहा गया है कि इसमें आपको ये दिखाना है कि किस प्रकार इसके जो केंद्रीय धातु परमाणु है इसके नाम के अंत में 8 लग जाता है। तो सबसे पहले इस संकुल यौगिक का नाम लिखते समय हम ये देखेंगे कि एक धनात्मक आयन जो आपके ब्रैकेट के बाहर लगा हुआ है पोटेशियम, तो सबसे पहले हम इसका नाम लिखेंगे पोटेशियम। फिर उसके बाद में हम आते हैं लिगेंड पे। तो लिगेंड का नाम लिखने से पहले लिगेंड की संख्या को लिखते हैं और लिगेंड की संख्या कितनी है 3, तो 3 के लिए हम लिखते हैं ट्राई। फिर ये जो आपका C2O4 है ये ऑक्सलेट आयन है। ये कैसा आयन है? ऑक्सलेट आयन है। लेकिन आपको पता है कि अगर कोई ऋणात्मक लिगेंड होता है
उसके नाम के अंत में हम ओ जोड़ देते हैं, तो ये बन जाएगा ऑक्सिलेटो। क्या बन जाएगा? ऑक्सिलेटो। तो इसे लिखेंगे ऑक्सिलेटो यानी पोटेशियम ट्राई ऑक्सिलेटो। अब जो आपका केंद्रीय धातु परमाणु है, यानी जो आपका ये एल्युमिनियम है, ये ऐसे लिगेंड से जुड़ा हुआ है जो ऋणायनिक है, जिस पर -2 आवेश है। अब इसके नाम के अंत में क्या जुड़ जाएगा? 8 जुड़ जाएगा, यानी इसका नाम होता है, इसका सामान्य नाम होता है एल्युमिनियम। लेकिन एल्युमिनियम में अब तुम्हें क्या जोड़ना है? 8 जोड़ देना है, तो हो जाएगा एल्यूमिनेट। क्या हो जाएगा? एल्यूमिनेट हो जाएगा। यानी संकुल यौगिक का नाम क्या हो गया? पोटेशियम ट्राई ऑक्सिलेटो एल्यूमिनेट। एल्यूमिनेट क्यों आया? 8 क्यों आया? क्योंकि इससे ऐसा लिगेंड जुड़ा है जो ऋणायनिक है। अब जैसे हम एल्यूमिनेट का नाम लिखेंगे, यानी केंद्रीय धातु परमाणु का नाम लिखेंगे, इसके तुरंत बाद ब्रैकेट के अंदर आपको इसके ऑक्सीडेशन नंबर लिखनी है। तो पोटेशियम पर 1 प्लस होता है, ऑक्सिलेटो पे आपके 2 माइनस है, और जिसका आपको ऑक्सीकरण संख्या निकालना होता है उसे हम x मानते हैं। तो 3 का 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, प्लस का ये x है, प्लस का ये 3 है, और इससे मल्टीप्लाई करवाना है -2 = 0। यानी किसी भी कंपाउंड में जब हम किसी तत्व विशेष की ऑक्सीकरण संख्या का मान निकालते हैं, तो उसके अगल बगल जितने भी तत्व जुड़े हुए हैं, वायु यौगिक में जितने भी तत्व हैं, उनकी संख्या को उनके आवेश से गुणा कर देते हैं। फिर उसके बाद में ऐसा करते करते हम अगले तत्व के साथ करते हैं, फिर उसमें अगले तत्व को जोड़ देते हैं, और फिर उसे हम 0 के बराबर कर देते हैं। इसके बराबर करते हैं 0 के बराबर। ये हो जाएगा 3 × 1 = 3 प्लस x, ये हो जाएगा 3 × 2 = -6 = 0। x 3 से 6 जाएगा, -3 = 0, यानी x की वैल्यू आ जाएगी प्लस का 3। और जो ऑक्सीडेशन नंबर हम लिखते हैं संकुल यौगिक का, वो हमेशा रोमन में लिखते हैं। ये इस कंपाउंड का नाम हो जाएगा। अब इसे आप नोट कर सकते हैं। तो इस तरीके से आज हम लोगों ने उपसह संयोजन यौगिकों के नामकरण के नियमों को जाना। इसके आगे की क्लास में हम इन नियमों का उपयोग करके कुछ महत्वपूर्ण उपसह संयोजन यौगिकों के नाम को निकालेंगे, उनके नाम को लिखेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।